प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म से संबंधित 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। और यह वीडियो यूपी बोर्ड के, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान रूप से उपयोगी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पूछा गया है निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहां नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। आपको बताना है कि संघात्मक शासन मतलब जो फेडरल फॉर्म है वो कहां एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। क्या है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है जो भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन सभी में क्या है, इन सभी में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। जो श्रीलंका है, श्रीलंका में क्या है पर यूनिटरी गवर्नमेंट है। कैसी है? यूनिटेरी, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? यूनिटरी। और जो इंडिया, बेल्जियम और जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, यहाँ पर कौन सी फॉर्म है गवर्नमेंट की? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज ए फेडरल सिस्टम बिकॉज। बताना है आपको भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि वर्ष 2024 में पूछा गया प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। देयर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हियर, यहां शक्तियों का केंद्रीकरण है। कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, संविधान लचीला है। नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। अब देखिए जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब जो पावर है, जो शक्ति है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर तीसरे प्रकार की, जो तीसरे स्तर की सरकार होती है, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय सरकार कहते हैं, उसको ट्रांसफर कह देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये क्या है? करेक्ट आंसर है। देखिए संविधान लचीला है, जो आपका ध्यान रखना है कि जो फेडरल सिस्टम है इसमें संविधान कैसा होता है? इसमें संविधान रिजिड होता है, मतलब संविधान कठोर होता है, ना कि लचीला होता है। यह शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता। अब देखिए जिस सिस्टम में शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स हम यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसे? यूनिटेरी या फिर एकात्मक। ये पूछा जा सकता है कि किस शासन व्यवस्था में पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है। आप बताइए क्या? यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द डिवीजन ऑफ पावर इज। आपको बताना है कि जो संघीय शासन प्रणाली है उसमें शक्तियों का विभाजन होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स यूनिट्स, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, बिटवीन वन स्टेट एंड अदर स्टेट्स, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य, बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा जो पावर है, जब पावर का डिवीजन करते हैं हम बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट यूनिट्स के मध्य, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो ए क्या बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ए। जब बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स के बीच में क्या होता है? डिवीजन होता है पावर का, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो सत्ता को, जो पावर को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो वो क्या होता है आपका? फेडरल सिस्टम। ये ध्यान रखना बच्चों, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a feature of federal government? देखिए जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी विशेषता नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का वितरण। आपको पता है कि जो संघात्मक शासन है, फेडरलिज्म है, उसमें डिवीजन होता है पावर का। किनके बीच में? जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बीच में क्या होता है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो ए है ये तो बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है विशेषता नहीं है, तो ए तो बिल्कुल सही है।
सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का केंद्रीकरण। स्टूडेंट्स, जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, क्या होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, जो आपकी जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उससे पावर को लेकर किनको दिया जाता है, जो स्थानीय गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, शक्तियों का केंद्रीकरण, ये क्या बिल्कुल गलत, और यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स का बी आंसर हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम जुडिशरी, आप सभी को पता है कि जो फेडरलिज्म है उसमें क्या होता है, जो आपकी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है और वो सर्वोच्च होती है, तो ये भी सही है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, आप सभी जानते हैं कि जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म है, उसमें क्या होता है आपका कठोर संविधान होता है। इसमें पूछिए कि विशेषता नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इन द यूनियन लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न एक आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनका जो क्षेत्राधिकार है, जो ज्यूरिडिक्शन है, उसे डिफाइन किया गया है किसमें, संविधान में। तो मत इसका मतलब यह है कि जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, उनका कानून बनाने का अधिकार अलग अलग है, और उनकी जो किस विषय पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी उसे संविधान में डिस्क्राइब किया गया है, और उन्हीं को क्या कहते हैं, लिस्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि संविधान में कितनी लिस्ट है, संविधान में 3 लिस्ट है। कौन कौन सी, एक आपकी यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट है एक है आपकी स्टेट लिस्ट, और एक है आपकी कंकरेंट लिस्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और जो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और जो कंकरेंट लिस्ट है इस पर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर आपकी जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है वो दोनों कानून बना सकती हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा संघ सूची में है, मतलब यूनियन लिस्ट में है। डिफेंस, प्रतिरक्षा, एग्रीकल्चर कृषि, एजुकेशन शिक्षा, बिजनेस व्यापार। तो इसका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है डिफेंस। डिफेंस मतलब प्रतिरक्षा। जो आपका डिफेंस प्रतिरक्षा है किस में आएगा, आपका यूनियन लिस्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा, ए। अब ये पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर मतलब जो कृषि है, एजुकेशन शिक्षा, बिजनेस व्यापार, ये किस लिस्ट में आती है, ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अब देखिए, जो आपका कृषि व्यापार है, जो एग्रीकल्चर और बिजनेस है, ये दोनों किस लिस्ट में आते हैं, ये दोनों आते हैं आपके स्टेट लिस्ट में। किस में आते हैं, स्टेट लिस्ट में, ये आप सभी याद रखेंगे। और जो आपका शिक्षा है, एजुकेशन है, ये किस लिस्ट में आएगा आपका, ये आएगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। अब देखिए, जो शिक्षा है, इस शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेट लिस्ट का विषय है। करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, बिजनेस। मुद्रा, विदेशी मामले, बैंकिंग, व्यापार। तो आपको ध्यान रखना है कि जो करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है और बैंकिंग है, ये जो तीनों है, ये तीनों किसके सब्जेक्ट है, ये आपके यूनियन लिस्ट है। किसके, यूनियन लिस्ट। मतलब मुद्रा, विदेशी मामले, बैंकिंग, ये जो 3 विषय हैं, इन पर कानून बनाने का किसको अधिकार है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी संघीय सरकार का है या फिर जो केंद्र सरकार है। तो ये तीनों किसके सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट है आपके यूनियन लिस्ट के। अब बचा क्या, बिजनेस। तो जो बिजनेस मतलब व्यापार, ये किस लिस्ट का कानून है, मतलब सब्जेक्ट है, किस लिस्ट का है, ये है स्टेट लिस्ट। और इसमें पूछा क्या है, इसमें यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट लिस्ट का विषय है। तो जो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों सही, डी है इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। विच सब्जेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। यह पूछा है कि कौन सा इसमें से समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। अरे ये कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है, ये एक ऐसा क्षेत्राधिकार है
जिस पर हमारी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो दोनों कानून बना सकती हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, सक्सेशन, फॉरेन अफेयर्स। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से 3 का संबंध तो किससे है, कॉन्करेंट लिस्ट से, और 1 का नहीं है। तो आपको बताना, देखिए जो एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, सक्सेशन है, शिक्षा, वन, उत्तराधिकार, इन तीनों का संबंध किससे है, इन तीनों का संबंध है बच्चों किससे, आपका समवर्ती सूची कहें या कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए जो फॉरेन अफेयर्स है मतलब विदेशी मामले हैं, अब देखिए विदेशों के साथ जो संबंध बनाने के जो कानून है, इन पर कानून कौन बनाएगा, हमारा यूनियन गवर्नमेंट कहें या केंद्र सरकार। तो ये किस सब्जेक्ट के हैं, ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, out of the 3 list mentions in the constitution which of the following subjects is included in the concurrent list। यहाँ पर बताया गया है संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। आपको बताना है कि जो यहाँ पर ये सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से कौन सा आपका कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची से संबंधित है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पुलिस, डिफेंस, शिक्षा, कृषि, पुलिस, रक्षा। तो समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट का क्या हुआ आंसर, जो स्टूडेंट्स एजुकेशन है, एजुकेशन क्या है इसका करेक्ट आंसर। जो शिक्षा है, शिक्षा किसका सब्जेक्ट है, विषय है, ये आपका समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध आपका स्टेट लिस्ट से, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची। अब देखिए जो पुलिस है इसका भी संबंध किससे है, स्टेट लिस्ट से ही। और जो डिफेंस है, रक्षा है, इसका संबंध किससे स्टूडेंट्स, इसका संबंध आपका यूनियन लिस्ट से। देखिए हम ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये चीजें आपको एक बार में याद हो जाएं, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाएगा 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रेजिडरी पावर्स इन इंडिया। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है। अब देखिए जो रेजिडरी पावर्स है इसका मतलब क्या है, अवशिष्ट शक्तियां। देखिए जब हमारे देश का संविधान बना था उस समय ना तो इंटरनेट था, ना जो आज डिजिटली जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये कुछ नहीं था। तो हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो काफी बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा कि जितने भी जो नए सब्जेक्ट होंगे जिन पर कानून बनाने होंगे वो सभी किसके पास होंगे, वो केंद्र सरकार के पास होंगे, यूनियन गवर्नमेंट के पास होंगे। और इन विषयों को, इन सब्जेक्ट्स को क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया रेजिडरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां। तो आपको बताना कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं भारत में वो किसके पास है, जो रेजिडरी पावर्स है किसके पास है, स्टेट, यूनियन, बोथ, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है यूनियन मतलब संघ के पास, केंद्र सरकार के पास क्या होंगी, रेजिडरी पावर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिए लगातार पूछा गया है 22 में, 23 में, 2024 में लगातार पूछा जाने वाले प्रश्न में शामिल किए हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए आप सभी को चैनल को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए समर्पित चैनल है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडियन यूनियन एट प्रेजेंट। आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और 2020 में, 22 में, 2023 में पूछा गया है। 6, 7, 8, 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है 8। भारत में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या कितनी है, 8। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूनियन स्टेट्स इन इंडिया इज। भारत में संघीय राज्यों की संख्या है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, 27, 28, 29, 30। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है 28। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following states is not a union state of India? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। स्टूडेंट्स आपको बताना चाहिए कि जो भारत के जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम कौन से हैं। यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ये देख सकते हैं आप 2020 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके सामने ऑप्शन कौन से हैं, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। तो आप देखेंगे ये जो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, ये तीनों क्या है, ये तीनों संघीय राज्य हैं। जो दिल्ली है, दिल्ली एक यूनियन स्टेट नहीं है, मतलब एक संघीय राज्य नहीं है, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली है, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है।
और जो यूनियन स्टेट कहा गया है, जो संघीय राज्य कहा गया है, वो राज्यों के लिए ही कहा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन स्टेट। फिर से पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा यूनियन स्टेट नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच शेड्यूल आर लैंग्वेजेस प्लेस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, 3rd, 5th, 8th, 12th। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 8th। आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान में जो भाषाओं का वर्णन है वो किस अनुसूची में है, वो 8वीं अनुसूची में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है, 2024 में भी। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत। तो करेक्ट आंसर क्या स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है हिंदी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हिंदी है, हिंदी क्या है, हिंदी भारत की राजभाषा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हिंदी, ये हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, स्पेशल लिखवा रहे हैं, ध्यान रखेंगे, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि हिंदी क्या भारत की, हिंदी भारत की राजभाषा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए है। ये प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो आप आंसर टिक करेंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगला प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज हिंदी। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज, नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि हिंदी क्या है, हिंदी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका जो सही आंसर क्या है, ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, here are total languages in the 8th schedule of the constitution of India। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषा है। 2020-2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 21, 22, 18, 15। स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर है आपका बी, 22 22 भाषाएं। आपको ध्यान रखना विशेष रूप से कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, उनमें इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, आपको इंग्लिश शामिल नहीं है। ये पूछ सकता है आपसे स्टूडेंट्स, इंग्लिश शामिल नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है क्या, हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, आपकी हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो क्वेश्चन 19, When was पंचायती राज established in India। आपको बताना है भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2020, 2023, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। 1980, 1990, 1992, 2004। तो करेक्ट आंसर क्या स्टूडेंट्स, आपका 1992 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, 1992। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेड फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। प्रश्न में पूछा गया है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका को स्वतंत्रता, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द सेंटर इन द स्टेट्स, केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है बी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड रेगुलर इलेक्शन टू
लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। अब ये पूछ सकता है कि संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो अभी बताया था हमने 1992। भारत में जो आपका जो पंचायती राज सिस्टम है उसी को क्या कहते हैं हम, विकेंद्रीकरण सिस्टम। तो भारत में इनका नियमित रूप से क्या कराया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा और उनको शक्तियां दी गई हैं। तो बच्चों आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक बेहतर वीडियो के साथ।